दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं बिहार को लेकर भी तमाम तरह की राजनीतिक अटकलबाजी चल रही है और राजनीतिक गलियारों में लगातार बिहार के चुनाव को लेकर भी चर्चा है। और बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, सभी अपने-अपने कयास बिहार को लेकर लगा भी रहे हैं राजनीतिक पंडित जो हैं। और खास तौर से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा आने वाले समय के अंदर, इसको लेकर भी तमाम उहापोह की स्थिति बिहार के संदर्भ में लगाई जा रही है। और खास तौर से कांग्रेस भी इसमें राहुल गांधी जिस तरह से बिहार के पे अपना विशेष अपना फोकस उन्होंने केंद्रित किया है, वह भी कांग्रेस को लेकर भी बिहार की जो राजनीति में क्या संभावनाएँ, क्या उम्मीदें हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी इस समय लोग अपने-अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। और आरजेडी वहाँ पे बड़े मुख्य प्लेयर हैं, दोनों के अपने बड़े उम्मीदें और दावे बिहार की राजनीति को लेकर हैं। तो आखिरकार बिहार की राजनीति की संभावनाएँ क्या हैं? बिहार में क्या होने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से जो गठबंधन की राजनीति है, उसके वह सिरमौर बनकर उभर गए वहाँ पे? क्या वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जो वर्तमान में है, क्या वो चलता रहेगा? या आने वाले समय में कुछ उसमें तब्दीली की संभावना है? तो तमाम बिहार को लेकर जो राजनीतिक चर्चा है, उसको आज हमारी इस मंच पर चर्चा है और हमारे साथ बहुत ही बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बड़ी ख्याति है उनकी। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो हरिशंकर जी, जो आभार। बिहार जी, जी। जो इस समय बिहार की राजनीति का जो इस समय लगातार कयास चल रहे हैं बिहार की राजनीति को, तमाम तरह की बातें बिहार को लेकर कही जा रही हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था और नीतीश कुमार को हालाँकि बीजेपी ने अभी जो पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने गठबंधन का नेता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं कहा है। और यही पीड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, उनकी बातों से भी झलकी जब उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से उन्हें नीतीश कुमार को, उनके पिता को सीएम का चेहरा या इस तरह का कुछ नेता घोषित कर दें बीजेपी। तो आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति किस दिशा में आने वाले समय में जाएगी? क्या लगता है? देखिए, बिहार में राजनीतिक पारा इन दिनों लगातार बढ़ रहा है और अभी बिहार को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं उसमें बड़ी उथल-पुथल देखने को मिलेंगी बिहार के चुनावों में। प्रधानमंत्री की रैली का आपने जिक्र किया, वो रैली भागलपुर में जो उन्होंने की, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अगले मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा लाडले हैं, लाडले मुख्यमंत्री हैं। लाडले का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। लाडले का एक अर्थ बिगड़ैल भी होता है। लाडले के और भी अर्थ है। आप शब्दकोश देखकर स्वयं देख लें कि लाडला किसे कहते हैं। तो अब उन्होंने लाडला पॉजिटिव कहा, नेगेटिव कहा, ये आप स्वयं अनुमान लगाइए। लेकिन एक चीज तय है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी निपटाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी संघ या बीजेपी उसे निपटाना चाहते हैं। ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई है और वो कभी भी उन्हें मतलब उनका हर्ष शिंदे जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र में जो हर्ष शिंदे का हुआ और अभी देखने को मिलेगा, जैसे बार बार पूछा गया कि पत्रकारों ने पूछा, फडणवीस और शिंदे और दूसरे नेता अजीत पवार वहां पर मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, तो बोले आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो फडणवीस ने कहा ये हमारे बैठे हैं मुख्यमंत्री, शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब बात समझिए, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे ये कह भी दिया जाए, उसके बाद फिर भी क्या हुआ महाराष्ट्र में आपने देखा, वही संभावनाएं बीजेपी बिहार में बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बिहार में अपने दम पर बहुमत लाने की कोशिश कर रही है ताकि न केवल नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब उनके दास बनकर रहे हैं, ये सब उनके उंगलियों पर नाचे, ये जैसे कहें उसी अंदाज में वो चले, उठे बैठे। नीतीश कुमार थोड़ा चतुर हैं और महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं।
अभी बिहार में नीतीश फैक्टर क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। बिहार में नीतीश फैक्टर ये है कि वो किसी को भी जिता सकते हैं। वो जिस गठबंधन में होंगे उसमें उसके जीतने की संभावनाएं न केवल प्रबल बल्कि काफी हद तक संभव हो जाती हैं, क्योंकि बिहार में ना तो बहुमत आरजेडी के पास में है, ना बहुमत बीजेपी के पास में है। फिल वक्त वहां पर दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी है या आरजेडी है। नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर है जो जिस कोच में जाकर बैठ जाएंगे या जिस इंजन पर बैठ जाएंगे, जिस स्टीयरिंग पर बैठ जाएंगे, वो गाड़ी सरपट दौड़ने लगेगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा वोट है जो जहां मिल जाता है उसे बहुमत प्रदान करता है। उन्होंने जो राजनीति की है उसमें महिलाओं की और पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति है। ये चीजें नीतीश कुमार को ताकत देती हैं। अब मोदी जी ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया कि उनके जो सांसद और विधायक है, खासतौर से विधायकों की उन्हें अब इतनी चिंता नहीं है, सांसदों की है, वो सारे उन्होंने अपनी तरफ मिला लिए। ये गुजरात मॉडल है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको इतना खिला पिला दो, इतना उसे अपनी तरफ मिला लो कि वो उनका ना रहे, उनका होते हुए भी उनका ना रहे, विद्रोही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत जी, नीतीश के को डर है उनकी पार्टी में टूट फूट हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज मैं यहां अपने अनुभव से जोड़ना चाहूंगा कि नीतीश की पार्टी को जितना मर्जी तोड़ ले जाए, उसके बाद भी नीतीश कमजोर नहीं होंगे। नीतीश के जो विधायक सांसद हैं वो नीतीश के बूते पर जीत कर आए हैं, उसमें उनका योगदान जितना है होता है, हर व्यक्ति का योगदान होता है, जो कैंडिडेट होता है उसका भी योगदान होता है, लेकिन वो सारा की सारा जो गणित है वो नीतीश कुमार के पक्ष में झुकता है। तो अगर अगले चुनावों से पहले बीजेपी वहां पर कोई टूट फूट कराकर अलग करती है, खासतौर से केंद्र सरकार बचाने के लिए उनके सांसद तोड़ लेती है, तो भी नीतीश कुमार की ताकत कम नहीं होगी। संसद में या विधायिका में ताकत कम हो जाए ये बात अलग है, लेकिन उनकी ग्राउंड पर ताकत कम नहीं होगी, और वो जिस तरफ जाकर बैठ जाएंगे उस तरफ वो गाड़ी दौड़ने लगेगी। ये ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की बैठकें बीच बीच में लालू यादव से होती रही हैं, और कहा जाता है कि राबड़ी देवी का जो राबड़ी निवास है वो उसका पीछे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और सुरक्षा कर्मी भी नहीं रहते हैं वहां पर। तो पिछले दरवाजे से वहां पर कोई भी कभी भी आकर उनसे मिल सकता है। तो अभी नीतीश कुमार उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से सक्रिय राजनीति करना उनके लिए लंबे समय तक या आगे आने वाले साल 2 साल में भी संभव नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में हर पिता का एक पुत्र मोह होता है, हर पिता कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र होता है, ये भी बात है, और हर पिता अपने बेटे को काबिल देखना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। ये राजनीति में भी है और बाकी समाज में भी आप देखते हैं, तो वो निशांत को सेटल करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक डील की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी के साथ हो रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री और निषाद कुमार उप मुख्यमंत्री, यानी ये डील जो है ये इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। दोनों के पास में ऑप्शन है, लालू एंड कंपनी के पास से ऑप्शन ये दे दिया गया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तय करना है, और नीतीश कुमार लगभग अपनी गर्दन हिला चुके हैं, और वो गर्दन ही हिलाते हैं, आप जानते हैं। अब वो सही समय का, सही वक्त का इंतजार
कर रहे हैं, या कह सकते हो कि अब वो एनडीए गठबंधन में अपना समय पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका एनडीए में रहकर बीजेपी उन्हें बर्फ में मिला देगी। और पिछली बार भी जब वो लालू के पास दौड़े थे, उसकी वजह यही थी कि तब उनको बीजेपी ने उनका ऑपरेशन नीतीश शुरू कर दिया था। ऑपरेशन लोटस उनका हमेशा चलता रहता है। तो अभी 7 मंत्री शपथ ग्रहण कराई गई है, 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई है। सातों के सातों बीजेपी के हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि एक उनके जेडीयू से एक ले लिया जाए, लेकिन उनकी मानी नहीं गई और नीतीश को वो शपथ ग्रहण करानी पड़ी और उन्होंने दबाव में कराई। यहां तक ठीक है, लेकिन उस पूरे गणित को आप देखेंगे 7 विधायक कौन है, तो उसमें एक कुर्मी है। कुर्मियों के नेता तो नीतीश कुमार खुद है। फिर बीजेपी को एक कुर्मी विधायक को शपथ दिलाने की क्या जरूरत पड़ी? और इतने दिनों से अगर वो कहते हैं बीजेपी का कोटा था, देखिए कोटा कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता है। वो कुल मिलाकर जितने सदस्यों की विधायिका में संख्या होती है, जितने विधायक होते हैं, जितनी विधानसभा सीट होती हैं, उसका एक निश्चित परसेंटेज होता है कि इतने मंत्री आप बना सकते हैं। तो वो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो बीजेपी के ही बन सकते हैं या वो जेडीयू के ही बन सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में होती है। अगर नीतीश कुमार चाहें कि इस मेरे मुख्यमंत्री में मेरे विपक्ष के तेजस्वी को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो कानून इसमें आड़े नहीं आता। गठबंधन टूटे ना टूटे ये एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में वो जो उनकी बात नहीं मानी और 7 जो बनाए गए हैं उनमें पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, अति मतलब इस तरह से है। उसमें एक राजपूत है, एक वैश्य है, एक राजपूत है और शायद एक ब्राह्मण भी है। तो कुल मिलाकर ये गणित वहां पर है। बीजेपी अपनी फील्डिंग, अपनी बिसात बिछा रही है और वो जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है ताकि वो अकेले दम पर वहां बहुमत में आ सके। और अकेले दम पे बहुमत में अगर बीजेपी आती है तो फिर नीतीश इज नो मोर। हो सकता है अभी उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जाए, हो सकता है उनसे कहा जाए कि आपके बेटे को विधायक का टिकट देंगे, हम उसको मंत्री भी बनाएंगे। हो सकता है उसके बाद कल को ये कह दिया जाए, थोड़ी बहुत कमी हो कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, बेटा यहां तुम्हारा डिप्टी सीएम बना देते हैं, ताकि वो लालू की तरफ ना जाए। ये कोशिश पूरी रहेगी। तो ये इसका एक पहलू है जो एनडीए का मैंने आपको बताया। इस तरह से मामला बन बिगड़ रहा है। अभी क्या होगा ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा। नीतीश के हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। बिल्कुल। वो इस हाथ में भी लड्डू रखे हुए हैं, उस हाथ में भी लड्डू रखे हुए हैं और उन्हें फैसला जल्द करना होगा। और वो अब समय काट रहे हैं एनडीए में। ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। वो पलटेंगे और वो लालू की तरफ जाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि लालू को नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे हमारे दर्शक भी इस वक्त टिप्पणियां लिख रहे होंगे कि हमें सब लालू को नहीं लेना चाहिए, लालू को अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। तो उन्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूं। कांग्रेस के पास 6% वोट है बिहार में मौजूदा समय में, जो आकलन किया जाता है। और लालू के पास जो वोट है उसमें और कांग्रेस को मिला के इतना सा गैप बचता है जिसे नीतीश पूरा करते हैं। तो उस गैप को भरने के लिए नीतीश लालू के लिए जरूरी है, नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी है। वो जो गैप है, क्योंकि दोनों के पास में उतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले दम पर बना ले। और अकेले दम पर बना ली अगर, तो फिर नीतीश की राजनीति का द एंड हो जाएगा। अब बिहार में कुछ और फैक्टर भी हैं। बिहार में देखिए
पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, वो समय समय पर अपना स्टैंड लेते रहते हैं, लेकिन वो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। जीतन राम मांझी कहीं नहीं जा रहे हैं, और जीतन राम मांझी की जिस तरीके से विधानसभा में इंसल्ट की थी, बेइज्जती की थी नीतीश कुमार ने, वो अंदर अंदर उन्हें सालती जरूर होगी। इन सब के अलावा एक बड़ा फैक्टर वहां पर और उभरा है, वो है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो हैं, वो पहले ये कहा जा रहा था कि राजद के लिए या वो इंडिया गठबंधन के लिए दूसरे केजरीवाल हैं या दूसरे ओवैसी हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन आज की स्थिति में देखकर लगता है कि वो दुधारी तलवार है, वो दो धार वाली तलवार है, वो इधर भी काटेंगे और उधर भी काटेंगे। उनके साथ में युवा है जुड़ा हुआ, जितना भी है, उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, उनके साथ में दलित पिछड़ा भी जुड़ा हुआ है, भूमियार भी जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा सबका मतलब लेके अपना एक है, उनकी राजनीति अलग तरह की राजनीति है। फिलहाल वो वही काम करेंगे जो कभी कांशीराम ने किया था, कि इतने वोट काट लिए जिससे कांग्रेस हार जाए। आपने बहुत सारे स्टेट्स में देखा, सबसे पहले ये पंजाब में प्रयोग हुआ था कि वो 2-3 हजार वोट, कहीं 700 वोट, कहीं 800 वोट ले गए, और कांग्रेस कैंडिडेट उतने ही, मतलब 200, 300, 400, 600 कई सीटें गंवाई थी उन्होंने, और सरकार अकालियों की बन गई थी, अकाली और बीजेपी की बन गई थी। तो ये प्रशांत कुमार भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे और असर जरूर डालेंगे इस चुनाव में। वो किस तरह का असर डालेंगे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों बाद इस पर भी हम ठीक से आकलन कर पाएंगे। कोशिश करेंगे आकलन करने की कि कितना वो किसको डैमेज कर रहे हैं। फिलहाल वो दोनों को डैमेज करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक कहानी ओवरऑल है। इसमें कांग्रेस अभी कहीं नहीं जोड़ी है मैंने, कांग्रेस को मैंने बिल्कुल अलग रख दिया है। कांग्रेस को अलग क्यों रखा है? क्योंकि कांग्रेस का गेम प्लान जो है वो अभी बहुत जल्दी से समझ में आ नहीं रहा है किसी को। कृष्णा अल्लावरू को उन्होंने प्रभारी बनाकर भेजा है, और अब तक कांग्रेस ने जितने प्रभारी बनाए हैं और जो चयन किए हैं, उनमें कृष्णा अल्लावरू सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मुझे कृष्णा अल्लावरू बहुत प्रभावित करते हैं, और वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2020 की कहानी पुरानी, 2025 में लिखेंगे नई कहानी। अब 2025 में वो क्या कहानी लिख रहे हैं ये आप लगातार देख रहे हैं। जिस दिन से उन्हें प्रभारी बनाया गया, जिस दिन घोषणा हुई, उस दिन बहुत सारे लोग ये टिप्पणियां कर रहे थे कि ऐसे आदमी को बिहार का प्रभारी बना के राहुल गांधी ने खुद को पप्पू सिद्ध किया है, फिर से पप्पू सिद्ध किया है। जो दक्षिण भारत का आदमी है, जो साउथ इंडिया से आता है, उसे ऐसे प्रदेश में, ऐसे हिंदी भाषी प्रदेश में भेज दिया है जहां जातियों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। यानी जातिगत समीकरण जहां बहुत हावी रहते हैं, जहां वो वहां पर क्या कर पाएंगे कृष्णा अल्लावरू? वो कौन सा समीकरण साध पाएंगे जातिवादी में? लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने वहां जाकर जो तहलका मचाया है, उससे न केवल मोदी, बीजेपी, नीतीश, बल्कि बहुत हद तक लालू यादव एंड कंपनी भी हिली हुई है, और साफ संदेश दे दिया है। सिट्टी पिट्टी गुम है लोगों की। अखिलेश और अखिलेश के बेटे की सिट्टी पिट्टी गुम है। अभी तक बिहार में कांग्रेस नहीं पनप पा रही थी। उसका कारण ये था कि लोग जिनको टिकट चाहिए होता था, वो लालू के दरबार में हाजिरी लगाते थे। यानी कांग्रेस के बहुत सारे टिकट जो हैं वो लालू यादव तय किया करते थे।
लालू यादव से मतलब वो राबड़ी निवास वो तय किया करता था, या वो दिल्ली और पटना के चक्कर लगाते थे, दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे। और कांग्रेस में ये परंपरा अभी तक कायम है कि हर व्यक्ति ने एक अपना आका ढूंढ रखा है दिल्ली में। हरिशंकर जोशी के पास कोई और होगा, प्रशांत कौशिक के पास कोई और होगा, सब अपने अपने आकाओं के यहाँ रेवड़ी गजक के डिब्बे लेके जाते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, मुसाहिबी करते हैं और अर्जी दे आते हैं। जिसका तुक्का लग जाए उसे टिकट मिल जाता है। या अब तो स्थिति यह है कि बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस का टिकट लेने वालों के सूची ही पूरी नहीं होती कि कोई टिकट मांगने कौन आ रहा है, मतलब सूची से मतलब सुपात्र। तो अभी उन्होंने कहा है कि अल्लाह वरू ने कि दिल्ली और पटना के चक्कर काटना बंद कर दो, बूथ तक जाओ, ब्लॉक तक जाओ, संगठन को मजबूत बनाओ। जो लोग दिल्ली पटना जाएंगे वो वहीं चक्कर काटते रहेंगे, जो बूथ तक जाएगा उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। ये कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत है। कन्हैया कुमार को लाने की योजना है बिहार में, और हो सकता है कि बिहार जो है वो एक तरफ अल्लाह वरू को और दूसरी कमान जो है वो कन्हैया कुमार को सौंप दी जाए। युवा हैं और कन्हैया और पप्पू यादव की सक्रिय भूमिका हो। देखिए ये दो नेता ऐसे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जिनसे आरजेडी खेमा जो है वो बहुत खौफ खाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है इनको। लोकसभा चुनावों में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, लालू यादव अड़ गए। तो अभी कृष्णा अल्लावरू को भेजकर एक संकेत तो साफ है कि कांग्रेस झुकेगी नहीं, दबेगी नहीं, जहां जीत सकती है वहां पूरा जोर लगाएगी और उन सीटों पर अपना कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट लड़ाएगी जहां उसके जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। तो 19 विधायक उनके पास हैं प्रशांत जी, 19 के 38 कर सकते हैं, 19 के 36 कर सकते हैं, 19 के 30 कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी शक्ति वहां पर बढ़ा सकती है। भले ही जो जानकार हैं, जो राजनीति पर नजर रखते हैं, और खासतौर से वो लोग जो बंद कमरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर या हीटर के सामने बैठकर राजनीति पर नजर रखते हैं, उनकी समझ में अभी ये बात नहीं आ रही है। लेकिन वहां कांग्रेस ताकत गेन करेगी, ये बात सही है। कांग्रेस अपना संगठन खड़ा करेगी, ये बात सही है। कांग्रेस की तैयारी दीर्घकालिक है, ये भी बात सही है। और कांग्रेस एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए वहां फिर से अग्रसर होगी। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अब लालू के लिए रोकना मुमकिन नहीं है। उनके सामने दिल्ली का एग्जाम्पल है। केजरीवाल बनना है तो ठीक है, कांग्रेस अकेले लड़ लेगी, कांग्रेस अकेले लड़ी तो केजरीवाल बना देगी। इसमें बात ये निकल के आती है जी, इसमें बात ये निकल के आती है, आपने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बात की। कांग्रेस भी लगातार बिहार को लेकर राहुल गांधी जितना गंभीरता से बिहार का ध्यान दे रहे हैं, और जब प्रभारी उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया जिसको लेकर राहुल गांधी का बड़ा विश्वास है उनके ऊपर, और लगातार बिहार में राहुल गांधी अपनी संविधान बचाओ की या संविधान सम्मान की जो उनकी वहां पे सेमिनार भी उन्होंने आयोजित किए हैं। तो जो बिहार की जो राजनीति का केंद्र है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी उनके प्रति बड़ा उनका विश्वास है और बड़ी संभावनाएं इन दोनों नेताओं के प्रति वह देखती है। लेकिन जो उनका अलायंस पार्टनर रहे हैं अनेक वर्षों से, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को देखें, वह किसी भी दशा में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार में जड़े जमानत देना नहीं चाहते हैं। ये हम लगातार देख भी रहे हैं। और पप्पू यादव जो आपने जैसे एग्जाम्पल दिया पार्लियामेंट का, वो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और 6-7 विधानसभा उनके अंतर्गत आती हैं।
और ऐसे में 6-7 विधानसभा में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जब पार्लियामेंट जीत रहे, निर्दलीय जीत रहे हैं वो। जनता दल यूनाइटेड भी, बीजेपी भी, आरजेडी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बाद जीत जाते हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का जो प्रभाव है, चाहे वो 1 लोकसभा के अंदर हो, चाहे 4 लोकसभा के अंदर हो, या 10 विधानसभा के अंदर हो, उसको वह राजनीतिक गणित में क्यों अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं? ऐसा उन्हें क्या खतरा इन दोनों नेताओं से दिखाई देता है, लालू प्रसाद यादव को? देखिए, उन्हें पॉलिटिकल खतरा भी लगता है और कुछ व्यक्तिगत चाह भी होती हैं। आरजेडी कांग्रेस का पुराना गठबंधन है। कांग्रेस ने आरजेडी का साथ उन दिनों में दिया जब आरजेडी को जरूरत थी और कोई साथ देने वाला नहीं था। इस बात को लालू यादव ने हमेशा निभाया और सोनिया गांधी ने भी हमेशा तरजीह दी। अपना नुकसान करके भी उन्होंने गठबंधन बनाए रखा और ये गठबंधन जारी है और ये गठबंधन जारी रहेगा। ये गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन अब बात सिर्फ गठबंधन की नहीं है। कांग्रेस अपने को कमजोर करके गठबंधन को मजबूत नहीं करना चाहेगी। और ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये खड़गे की कांग्रेस है, ये नई कांग्रेस है। ये अलग तरीके से सोचती भालती है। इसमें बहुत सारे अभी आप परिवर्तन देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अखिलेश। और अखिलेश हमेशा अपने लिए या अपने बेटे के लिए सोचते रहे, कांग्रेस के लिए नहीं सोचा उन्होंने। बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं जो रहे कांग्रेस में, लेकिन वो मजबूत किसी और को करते रहे। वो चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, वो वहां रह के उनको मजबूत करते रहे और उनके काम कभी नहीं रुके। उनका अपना धंधा पानी चलता रहा। तो ये अब चीजें वहां पर उतनी आसानी से संभव नहीं हो पाएंगी। कन्हैया कुमार के बारे में एक चीज और मैं बता दूं। जैसे अभी ये अल्लावरू बेगूसराय में थे, उन्होंने बेगूसराय में पूछा कि हम कितने वोट हमें और मिलते जीतने के लिए, या हम कितने वोटों से यहां पर बिहार हारे। तो उनको जवाब मिला 12,000 वोटों से। बोले ये 12,000 वोट हम पूरे कर सकते हैं? इन 12,000 वोटों को क्या हम पूरा नहीं कर सकते थे? वो 12,000 वोट क्यों नहीं हम ला पाए? और अब आने वाले चुनावों में हमें 12,000 में कितना प्लस करके वोट लाने हैं। बेगूसराय कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, खासतौर से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। और कन्हैया कुमार वामपंथी राजनीति को समझते हैं, वहां से निकलकर आए हैं, वहां से निकलकर कांग्रेस में आए हैं। तो बेगूसराय जैसे जिले के लोगों का जो माइंडसेट है वो कभी भी उन्मादी नहीं रहा, कट्टरपंथी नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार वहां प्रभाव डाल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत कांग्रेस अकेले दम पर बहुमत में आ जाएगी, अभी बिहार में नहीं आएगी। लेकिन 19 सदस्य हैं उसके वर्तमान में, वो उसकी संख्या जरूर बढ़ाएगी। वो 30 बढ़ाए, 33 बढ़ाए, जितनी सीटें उसको लड़ने को मिलेंगी उतना ही उसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा। अब चूंकि गठबंधन है इसलिए मैं इस फिगर तक जा रहा हूं, 30, 33, 40 तक, 42 तक जा रहा हूं। इसके ऊपर अभी मैं नहीं बढ़ रहा हूं। 30 बहुत सम्मानजनक फिगर होगा कांग्रेस के लिए बिहार में, क्योंकि उन्हें 50 सीटें मिलती हैं या 70 सीटें मिलती हैं। अभी ये डिसाइड होगा आगे जाकर, उसी के अनुपात में वो सीटें जीतेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि उन्हें 50 सीटें मिले और वो 50 सीटें जीत जाएं। 70 में से उन्होंने 19 जीती थी, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो सीटें उनको दी गई थी वो सीटें थी जिन पर कांग्रेस और आरजेडी के जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ऐसी हारने वाली सीटें कांग्रेस को पकड़ा के नंबर गिना दिए गए कि 70 सीटें दी, और फिर स्ट्राइक रेट देकर यह कहा गया कि साहब कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बन पाई, वरना तेजस्वी तभी मुख्यमंत्री बन गए होते। ये बात तमाम सारे गोदी मीडिया के एंकर भी समझाते हैं।
नैरेटिव भी बीजेपी ऐसे नैरेटिव तैयार कराती है, संघ ऐसे नैरेटिव तैयार कराता है, और लालू यादव के लिए तो ये नैरेटिव बहुत अच्छा है आगे के लिए कि गठबंधन में भी रहेंगे और ऐसी सीटें भी पकड़ाते रहेंगे। पर अब कांग्रेस के नए प्रभारी ने कह दिया है कि जहां जीत की संभावना होगी वहीं पर हम सीटों पर दावेदारी करेंगे और उन सीटों को छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि बात आज बिहार की पूरी हो गई है और विदाई का समय हो गया है। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की राजनीति लगातार चर्चाओं में तो बनी रहेगी, लेकिन बात थोड़ा सा और एक प्रश्न ये है कि जो नीतीश कुमार को लेकर भी जो बातें कही जाती हैं और नैरेटिव भी उनके बारे में लगातार गढ़ा जा रहा है कि वे बीमार हैं या स्वास्थ्य उनका अब उतना अच्छा नहीं है जैसा पहले रहा करता था, और तमाम तरह की ये गोदी मीडिया कह लीजिए या बीजेपी के द्वारा नैरेटिव लगातार ये सेट करा जा रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसी भाव भंगिमाएं भी नीतीश कुमार के सामने वायरल होती हैं कि वह लगता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियां उनके सामने उम्र के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर भी, और तमाम बातें, चाहे वो आने वाले चुनाव में उनका नेता बनने की बात हो गठबंधन का, बीजेपी जेडीयू का, या इधर उधर जाने की बात हो, तो नीतीश कुमार के बारे में जितनी बातें लगातार कही जा रही हैं, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य को संबंधित हो या उनकी राजनीतिक पाला बदलने की बात हो, अदला बदली करने की, तो ये सारी जो बातें हैं, ये नीतीश कुमार के लेख को लेकर कितनी उचित हैं या कितनी अनुचित हैं, या उनकी राजनीति को लेकर किस तरह का ये नहीं, प्रदर्शित करती है। उचित अनुचित की बात ही नहीं है इसमें प्रशांत जी। उन्हें डिमेंशिया नामक एक बीमारी है और वो दवाइयां उनकी चल रही हैं, इलाज चल रहा है। उनको प्रॉब्लम होती है बीच बीच में, उनको बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं। ये बीमारी इस तरीके की है और इसमें नीतीश भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकेंगे, इसलिए वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहेंगे और बेटे को स्थापित करने के लिए उनके पास सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन इस वक्त लालू यादव हैं और लालू यादव के लिए नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं और वो उप मुख्यमंत्री बन जाएं और फिर जय हिंद जय बिहार हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जय हिंद जय बिहार की कौन किस तरफ क्या बनता है, इसमें क्या इक्वेशन बनती है राजनीतिक तौर पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। और निश्चित रूप से सभी पार्टियां जो है बिहार में इस समय अपना पूरी जी जान लगाकर अपना जो दायरा है जनाधार का या सत्ता प्राप्ति की तरफ जो उनकी दिशा है उसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का भी बड़ा सपना है नीतीश कुमार, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं बिहार के, अनेक वर्षों से वह दूर ही रहे हैं, एक मास्टर की कहते हैं मास्टर की के तौर पर नीतीश कुमार का रोल पूरे बिहार के अंदर अनेक वर्षों से रहा है, और जिस ताले में वह चाबी लग जाती है उसकी सत्ता उसे प्राप्त हो जाती है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए। तो नीतीश कुमार तो अभी भी निगाह सबकी लगी हुई है, और कांग्रेस पप्पू यादव कन्हैया कुमार के सहारे अपना कन्हैया राजनीतिक जो जनाधार है दोबारा प्राप्त करने की कोशिश में है। तो तमाम तरह की बातें बिहार को लेकर है, और आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से होगा कि बिहार का राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देता हूँ। मैं हरिशंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।